से स्टार्ट करेंगे। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA के रिवीजन से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको पता हो इस कानून को पास करने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड पासिंग दिस लॉ, क्या थी? ओके, तो इस कानून को पास करने के पीछे सरकार की नीयत ये थी कि जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में ट्रेड होते हैं, जो लिस्टेड कंपनी के कहां पे, जो लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स में, जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में ट्रेड होते हैं, उनको क्या किया जा सके, उन ट्रेड्स को नियंत्रित करने की शक्ति, उन ट्रेड्स को कंट्रोल करने की पावर किसको दी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता सके कि कंपनी के शेयर्स लिस्ट कैसे होंगे, ये इस कानून में दिया गया है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स इस पर्टिकुलर लॉ में बताई गई है। हालांकि इसमें बहुत सारी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो है डीमैटेरियलाइजेशन मोड के आने के पहले की, जैसे कि सेक्शन 13 है, सेक्शन 17 है। इन सेक्शंस के जरिए जो पावर्स दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो डीमैटेरियलाइज्ड मोड के पहले की पावर्स है, ठीक है। बट यस, हम लोग हर एक चीज अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो जहां पे भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग की बात आती है, लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग की बात आती है, ये एक्ट अपना रोल प्ले करता है, दिस एक्ट प्लेज इट्स रोल, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, ये एक्ट बेसिकली किसी भी टाइप की, अगर मान लीजिए आप अपनी कंपनी के शेयर्स या आप अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने वाले हैं, या फिर आपकी कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज लिस्ट हो चुकी हैं और उन शेयर्स या सिक्योरिटीज में क्या होने वाली है, ट्रेडिंग होने वाली है, तो समझिएगा लिस्टिंग से भी डील करता है और ट्रेडिंग से भी डील करता है। कौन सा लॉ? सिक्रा। हाँ, लेकिन अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है, अगर आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है और ना ही लिस्ट होने का सोच रही है, या कंपनी इज अ नॉर्मल कंपनी, तो फिर आपकी कंपनी की जो सिक्योरिटीज हैं वो ट्रांसफर होती हैं, वो किसके हिसाब से होंगी, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, ठीक है। सो वंस योर कंपनी गेट्स लिस्टेड, वंस योर कंपनी इज अबाउट टू बी लिस्टेड और वंस योर कंपनी गेट्स लिस्टेड इनटू स्टॉक एक्सचेंज, आपकी कंपनी को क्या फॉलो करना होता है, सिक्रा। नहीं प्लीज बच्चे, पब्लिक प्राइवेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूं, पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी मतलब जरूरी नहीं कि हर एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो। पब्लिक लिस्टेड कंपनी या फिर वो पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्ट है, उसके ऊपर सिक्रा लागू होगा। अब जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कोविड का वैक्सीन बना रही है, सीरम इंस्टीट्यूट इज अ पब्लिक कंपनी बट इट इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके ऊपर सिक्रा लागू नहीं होता। कंपनीज एक्ट, उसके जो शेयर्स ट्रांसफर होते हैं उसके हिसाब से होते हैं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से ट्रांसफर होते हैं। हाँ, अब बच्चे याद रखिए, आरबीआई ने बेसिकली, आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इश्यू करता है। आरबीआई अगर कोई सिक्योरिटीज इश्यू करे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई सिक्योरिटी इश्यू करे, म्युनिसिपल अथॉरिटीज जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी बॉन्ड इश्यू कर रही है लगभग 450 करोड़ रुपए के, म्युनिसिपल अथॉरिटीज अगर कोई सिक्योरिटीज क्या करें, इश्यू करें और उन सिक्योरिटीज को लिस्ट करें, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई या म्युनिसिपल अथॉरिटीज किसी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करें, मतलब ये बेचे या फिर सब्सक्राइब करे मतलब खरीदी, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता इनके ऊपर। इनको इस एक्ट के अंदर क्या मिला हुआ है, एग्जम्पशन मिला हुआ है। प्लस इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है। इस एक्ट ने किसको पावर दी है, इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी है। किस चीज की पावर दी है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑफिशियल गेजेटिंग में नोटिफिकेशन इश्यू करके इस एक्ट के किसी भी सेक्शन से, इस एक्ट के किसी भी सेक्शन से, किसी भी प्रोविजन से किसी भी कंपनी को क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है, ठीक है, कि भाई इस फलानी कंपनी के ऊपर इस एक्ट का ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा भी बोल सकती है। नाउ डेफिनेशन देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, सिक्योरिटीज की। तो बच्चों सिक्योरिटीज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट? जहां जहां पे सिक्योरिटी शब्द आता है, जहां जहां पे क्या आता है, जो भी चीजें सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आती हैं, उन चीजों को रेगुलेट करने की पावर किसके अंदर, किसके पास आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी के पास आ जाती है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। तो सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आ जाएगा, शेयर्स, debentures, bonds, units issued by mutual funds, then units issued by collective investment schemes, then units issued by special purpose distinct entity, securities received issued under SARFAESI Act, is that clear? Then उसके बाद what more, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएंगी। उसके बाद ओके, शेयर, स्क्रिप्ट, बॉन्ड, डिबेंचर, स्टॉक या कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी,
और लास्ट में कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफाई किया। दे हर्ष। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए अभी अपने सिक्योरिटीज पढ़ लिया, अब अपन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? इस पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से, सिकरा के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट। सिक्योरिटीज का मतलब कौन सी सिक्योरिटी? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, स्क्रिप्ट और कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब वो सिक्योरिटी जो मार्केट में ट्रेड होती है, ठीक है। तो इसमें याद रखना, इस एक्ट के हिसाब से सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जो सिक्योरिटीज मार्केट में क्या होती है, ट्रेड होती है, मार्केट में लिस्ट होती है, ऐसा क्लियर। और उनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उन सिक्योरिटीज में क्या होगी? बाइंग और सेलिंग होगी। तो उन कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट कौन करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेट होते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। नाउ कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन? सीधी बात है यार, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह कैसे इनकॉर्पोरेट हुए थे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज छोड़ दो, बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और जितने भी पुराने स्टॉक एक्सचेंजेस थे वो सब इनकॉर्पोरेट कैसे हुए थे? दे वर इनकॉर्पोरेटेड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कैसे इनकॉर्पोरेट हुए थे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बतौर इनकॉर्पोरेट हुए। दे वर इनकॉर्पोरेटेड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म्स, सोसाइटी, इस रूप में इनकॉर्पोरेट हुए थे। लेकिन जैसे ही सेबी इनकॉर्पोरेट हुई, जैसे सेबी पिक्चर में आई 1992 में, आते साथ सेबी ने कहा, क्या कहा कि भाई नहीं चलेगा सारा, तुम लोग एओपी बीओआई की तरह बनते हो ना, तुम्हारा कोई ऑडिट होता है ना, तुम्हारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी है। एओपी के मान लो 50 मेंबर्स है, स्टॉक एक्सचेंज वाज एसोसिएशन ऑफ ब्रोकर्स, एसोसिएशन ऑफ ब्रोकर्स। तो सेबी जैसे ही बनी, सेबी ने क्या कहा कि तुम सब लोग प्लीज मुझे एक स्कीम बना कर दो। क्या बना कर दो? स्कीम बना के दो, और अपने आप को क्या करो? स्कीम के थ्रू अपने आप को कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? स्कीम के थ्रू अपने आप को एक कंपनी में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? स्कीम के थ्रू यू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सो कॉर्पोरेटाइजेशन क्या है बच्चों? कॉर्पोरेटाइजेशन इज नथिंग, इट्स अ स्कीम। मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्न बन जाना, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब है कॉर्पोरेट बन जाना। तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे इनकॉर्पोरेट हुए थे? बीओपी, एओआई, जो स्टॉक एक्सचेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए थे, उन्होंने एक स्कीम बना के दी सेबी के आदेश पे। सेबी के आदेश पे उन्होंने एक प्रॉपर स्कीम बना के दी कि कैसे उनके पास जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के मालिक वो लोग थे, वो लोग कैसे अपने स्टॉक एक्सचेंज के सारे एसेट्स कहां पे ट्रांसफर करेंगे? एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कंपनी को ट्रांसफर करेंगे, और उसके अगेंस्ट कंपनी उनको क्या देगी? शेयर्स इश्यू करेगी। तो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर सारे क्या बन गए? नई कंपनी के मेंबर बन गए। एग्जैक्टली। सो ये हो गया कॉर्पोरेटाइजेशन इज नथिंग, इट्स अ प्रोसेस। एओपी को कन्वर्ट किया कंपनी में। अब जब कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ तो उसका एक रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया? डीम्यूचुअलाइजेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ तो कॉर्पोरेटाइजेशन का रिजल्ट था, कॉर्पोरेटाइजेशन का रिजल्ट हो गया डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब डीम्यूचुअलाइज होना, अलग हो जाना। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया? पहले स्टॉक एक्सचेंज के मालिक कौन हुआ करते थे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज किस में कन्वर्ट हो गया? कंपनी में कन्वर्ट हो गया। तो वो क्या हो गया? डीम्यूचुअलाइज हो गया। मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज का मालिक कौन बन गया? सेपरेट लीगल एंटिटी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड बन गई। प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज के मालिक पहले एओपी हुआ करते थे, अब इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो गया? वो कंपनी हो गई। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? डीम्यूचुअलाइजेशन। एग्जाम में अगर डिफरेंस आता है कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन के बीच में, डोंट राइट दैट डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म। पहले 5 लाइन किसके बारे में लिखो, जैसे मेरे नोट्स में लिखा है, पहले 5 से 6 लाइन किसके बारे में लिखो, एंड देन किसके बारे में लिखो? डीम्यूचुअलाइजेशन के बारे में लिखे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तुरंत आपको शेयर मिलते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल फॉर्म में हो तो तुरंत आपको शेयर मिलेंगे, लेकिन कौन सा पीरियड हटा दो? जो पीरियड शेयर के ट्रांसफर होने में, शेयर के ट्रांसमिट होने में लगता है, उसको हटा दो, पहला। दूसरा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्या हो जाते हैं? तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। आज की तारीख में चूंकि शेयर्स में ट्रेड जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, डीमेट फॉर्म में होता है। तो हम बोलते हैं इनको T+2। आज की तारीख में जो स्पॉट ट्रेड्स होते हैं वो कैसे सेटल होते हैं? T+2। इनको हम कैश कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इनको हम कैश डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। कैश सेगमेंट के ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? कौन से कॉन्ट्रैक्ट? स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे।
उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज। तो बच्चे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस, स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर कंपनीज गेट लिस्टेड एंड देयर शेयर्स आर ट्रेडेड थ्रू द स्टॉक ब्रोकर्स। करेक्ट है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं और उन शेयर्स में ट्रेडिंग होती है। किसके थ्रू ट्रेडिंग होती है, स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग होती है। ये हो गया, ये प्रॉपर आंसर हो गया। और सेकेंडरी मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन है, सेकेंडरी मार्केट जहां पे शेयर ट्रेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ये तो हो गया, बट सिकरा में स्टॉक एक्सचेंज को कैसे डिफाइन किया, सिकरा में स्टॉक एक्सचेंज को कैसे डिफाइन किया, वेरी सिंपल। कॉर्पोरेटाइजेशन की स्कीम के आने के पहले जो स्टॉक एक्सचेंज एओपी और बीओआई के रूप में बने थे वो भी स्टॉक एक्सचेंज है। कॉर्पोरेटाइजेशन की स्कीम आने के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए थे वो भी स्टॉक एक्सचेंज। उदाहरण के तौर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो कैसे इनकॉर्पोरेट हुआ था, एज अ कंपनी। ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या है बच्चों, कुछ नहीं बच्चों, एक ऐसी सिक्योरिटी जिसको कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट इश्यू करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे इश्यू होती है। और इन सिक्योरिटीज के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से उधार लेती है। किस तरीके से उधार लेती है, जो पब्लिक डेट एक्ट 1944 में बताया गया है। सो एक ऐसी सिक्योरिटी जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऐसी सिक्योरिटी जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, उधार लेती है। किस हिसाब से उधार लेती है, जो तरीका कहां पे बताया गया, पब्लिक डेट एक्ट 1944 में बताया गया। नाउ रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज, यस ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि इंडिया में सिर्फ कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर सकते हैं, इन इंडिया, याद रखिएगा, इन इंडिया ओनली एंड ओनली रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कैन फंक्शन। भारत में सिर्फ कौन से स्टॉक एक्सचेंज काम कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्निशन ग्रांट कौन करता है, रिकॉग्निशन ग्रांट करने की पावर किसके पास है, रिकॉग्निशन ग्रांट करने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो रिकॉग्निशन ग्रांट करने की पावर है। रिकॉग्निशन कैसे ग्रांट होगा, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन। आपको क्या करना है बच्चों, रिकॉग्निशन कैसे ग्रांट होगा, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको कैसे देना है, रिकॉग्निशन कैसे ग्रांट होगा, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे देना, अगेन प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब फीस के साथ। किसको दोगे, अरे एप्लीकेशन किसको दोगे, रिकॉग्निशन लेना ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता लेनी है आपको, यस। और मान्यता लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव एन एप्लीकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब फीस के साथ। और क्या क्या दोगे साथ में, कॉपी ऑफ बायलॉज, क्या दोगे, कॉपी ऑफ बायलॉज, एंड देन रूल्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्या दोगे, you'll give an application to the central government in the prescribed form along with the prescribed fees। उसके बाद में bylaws plus rules relating to constitution of stock exchange। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे गवर्निंग बॉडी में कौन कौन लोग हैं, गवर्निंग बॉडी मतलब स्टॉक एक्सचेंज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी। सो आपके यहाँ पे गवर्निंग बॉडी में कौन कौन से लोग होंगे, गवर्निंग बॉडी की पावर्स क्या है, उसके बाद गवर्निंग बॉडी अपने डिसीजंस को कैसे लेती है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में ऑफिसर्स कौन कौन होंगे, उन ऑफिसर्स की पावर क्या होगी, उसके बाद कौन से लोगों को, आपके स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर्स कौन कौन बन सकते हैं, मेंबर मतलब बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर ब्रोकर्स होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स कौन कौन बन सकता है, फिर मेंबर्स को एडमिट कैसे करोगे, अगर किसी मेंबर ने गलती की तो उसको सस्पेंड कैसे करोगे, किसी मेंबर को एक्सपेल कैसे करोगे, फिर किसी को अगर एक्सपेल किया है और उसको वापस से मेंबरशिप चाहिए तो कैसे उसको वापस से मेंबरशिप दोगे। ये सारी चीजें आपको कहां पे बतानी है, रूल्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बतानी। तो बायलॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स आप किसको दे दोगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आपका एप्लीकेशन लेकर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, किस चीज से सेटिस्फाइड है, यस, नंबर वन कि आपके बायलॉज जो हैं दे विल इंश्योर, आपके बायलॉज पढ़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बायलॉज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक एक्सचेंज अपने बायलॉज खुद बनाती है।
ठीक है। सो बायलॉज में क्या लिखा रहता है? बायलॉज में बेसिकली इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लिखे होते हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स में ट्रेड कैसे होगी, ब्रोकर कौन बन सकता है, ट्रेडिंग आवर्स क्या होंगे। सो बायलॉज इज नथिंग बट स्टॉक एक्सचेंज का पूरा कुंडली है। स्टॉक एक्सचेंज की क्या है पूरी, जैसे आईकन एकेडमी में 2-5 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है, ये समझ लीजिए हमारे लिए कानून है। बट 5 महीने में कौन सा सब्जेक्ट कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, कितने घंटे कितनी क्लास होंगी, ये हम डिसाइड करते हैं कैसे? बायलॉज के थ्रू। सो स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनल फंक्शंस कैसे होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज अंदर से काम कैसे करेगा, इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कैसे करेगा, ये कहां पे लिखा होता है? ये लिखा होता है स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज में। एग्जैक्टली। तो आपने बायलॉज दिया था और प्लस क्या दिया था? रूल्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दिया था। ये दोनों चीजें पढ़ने के बाद अगर कौन सेटिस्फाइड है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है। क्या सेटिस्फाइड है? कि जो आपके बायलॉज हैं, जो आपके क्या हैं? बायलॉज हैं, those bylaws ensure what बेटा? A fair trading in the stock market. दूसरा, जो गवर्निंग बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज की, जो स्टॉक एक्सचेंज किया है, ऐसा लगता है गवर्निंग बॉडी में ऐसे अच्छे लोग हैं, ये तो आपने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। गवर्निंग बॉडी इज विलिंग टू कंप्लाई विद सिकरा एक्ट। तीसरा, अगर हमने स्टॉक एक्सचेंज को क्या कर दिया? रिकॉग्निशन दे दिया। स्टॉक एक्सचेंज को हमने क्या कर दिया? तो इससे कहीं ना कहीं पब्लिक का फायदा, स्टॉक मार्केट का क्या है? फायदा है। तो ये 3 कंडीशन देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों मुद्दे पे क्या है? सेटिस्फाइड है, तो आपको क्या दे देगी बच्चों? रिकॉग्निशन दे देगी। लेकिन जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? रिकॉग्निशन देगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रिकॉग्निशन देगी तो आपके ऊपर क्या लगा सकती है? कुछ शर्तें लगा सकती है। जैसे कि कौन सी शर्तें लगा सकती है? कि आप किसको किसको मेंबर बना सकते हो। हालांकि ये चीज तो आपने बताई थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल सकती है कि आप किनको किनको मेंबर बना सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट भी चाहे तो मैक्सिमम 3 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी गवर्निंग बॉडी में बिठा सकती है। हर एक स्टॉक एक्सचेंज में, जितने स्टॉक एक्सचेंज है हर जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितने लोग बिठा सकती है? 3 लोग आपकी गवर्निंग बॉडी में बिठा सकती है। उसके बाद आपके मेंबर्स को, अगर मेंबर्स को क्या करना है? आपके मेंबर्स अगर ट्रेड करेंगे सिक्योरिटीज में, तो वो किस प्रकार से मेंबर्स ट्रेड करेंगे। उसके बाद अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे। और स्पेशल केसेस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपके अकाउंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवा सकती है? ऑडिट करवा सकती है। तो ये सारी कंडीशन कौन लगा सकते हैं? कि हाँ भाई हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, ये हम आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, पर हम आपके यहाँ पे 3 डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। आप जो है शेयर्स में इस कदर ही ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, उसके बाद आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करना। क्या ये कंडीशन आपके ऊपर लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? यस, एग्जैक्टली। सो इन इंडिया आज की तारीख में अगर आपको डाउट है तो ये हिंदी में भी पूरा लिखा है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, ये काफी आसान भाषा में। तो उसके बाद बच्चों, तो कुल मिला के आपको क्या मिल जाएगा? रिकॉग्निशन मिल जाएगा। एग्जैक्टली। नाउ अब लफड़ा क्या है बच्चों? लड़की पटानी थी, तुमने लड़की को बता दिया, लड़की ने पूछा कि क्या करते हो, शक्ल तो तुम्हारी डामर जैसी थी, तो लड़की को आपने बोल दिया चाचा विधायक है हमारे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चाचा विधायक हमारे। लड़की ने एकदम बोला कि चाचा कहां है? तो ऐसे कोई चाचा थे नहीं जो तुम्हारे विधायक थे। लड़की को समझ में आ गया कि तुमने उसका काट लिया, तुमने उसको बेवकूफ बनाया। क्या वो तुम्हें ऐसा बॉयफ्रेंड जो रिकॉग्निशन दिया था उसको विड्रॉ कर सकती है? सो बच्चों, अगर सेबी सैटिस्फाइड है, सेबी क्या है बच्चों? सेबी सैटिस्फाइड है। किस चीज सैटिस्फाइड है? कि आपने जब रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई किया था, जब आपने क्या किया था? जब आपने रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई किया था, आपने गलत जानकारी के आधार पर क्या लिया था? रिकॉग्निशन लिया था। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सेबी को लगता है कि सेबी ने आपको रिकॉग्निशन देते समय पे आपके ऊपर क्या लगाई थी बच्चों? शर्तें लगाई थी, लेकिन आप उन शर्तों का क्या नहीं कर रहे हैं? पालन नहीं कर रहे हैं। या फिर मैं सेबी बोल रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो शर्तें सेंट्रल गवर्नमेंट लगाई थी रिकॉग्निशन देते वक्त, उन शर्तों का आप क्या नहीं कर रहे हैं? उन शर्तों का आप पालन नहीं कर रहे हैं। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक के हित में आपके स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे ऐसे कारनामे हो गए हैं, 2 साल हुआ है रिकॉग्निशन दिए और 40 फ्रॉड हो चुके हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज में। या फिर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है
पब्लिक के हित में, समाज के हित में, सिक्योरिटीज ट्रेड के हित में आपके रिकॉग्निशन को क्या कर लेना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। गवर्निंग बॉडी जो है स्टॉक एक्सचेंज की, उसको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग वर्क दी जाएगी, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर उससे भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन आएगा और आपका रिकॉग्निशन विड्रॉ हो जाएगा। रिकॉग्निशन विड्रॉ हो गया, उसके बाद आपके स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपके स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, कब हो चुके हैं, रिकॉग्निशन विड्रॉ करने के पहले आपके स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, उन ट्रांजेक्शन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर्स दी, राइट? तो इसमें से बहुत सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्सरसाइज करती है, और बहुत सारी पावर जो है वो क्या हुई है, और बहुत सारी पावर जो है वो किसको डेलीगेट हुई है, सभी को। हालांकि सभी को यहाँ पे दो ही पावर डेलीगेट हुई है, एक तो क्या है डायरेक्शन इश्यू करने की पावर, और दूसरा क्या है इंक्वायरी करने की पावर। बाकी सारी पावर्स यहाँ पे कौन एक्सरसाइज करेगा, बाकी सारी पावर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से एक्सरसाइज करती है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर आती है, सबसे पहली पावर जो है दैट इज पावर टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न एंड टू मेक इंक्वायरीज। ठीक है, तो बच्चों इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, सिकरा के अंदर, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको डेलीगेट कर दी है, सभी को डेलीगेट कर दी है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस एक्ट के अंदर एकदम सिंपल भाषा में सभी के पास पावर है कि सभी स्टॉक एक्सचेंज से जो इंफॉर्मेशन चाहे मांग सकती है, और सभी जब इंफॉर्मेशन मांगेगी, सभी जब आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगी तो सभी आपको टाइम बताते हैं कि इतने टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन दो। तो स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज को इतने टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है, पहली चीज। दूसरा, क्या सभी आपसे आपके अकाउंट्स, बुक्स, रिकॉर्ड्स, पेपर्स मांग सकती है, आपसे मतलब स्टॉक एक्सचेंज मांग सकती है? यस। इस केस में स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी क्या है, सभी को देना है। क्या सभी अपने ऑथराइज्ड ऑफिसर्स भेज सकती है आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए? यस। और इस केस में स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिसर्स हैं उनको पूरी तरह से सभी के साथ क्या करना है, कोऑपरेट करना है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को अपने अकाउंट्स, हर साल के अकाउंट्स मेंटेन करना है, और स्टॉक एक्सचेंज को अपने अकाउंट्स कितने साल तक प्रिजर्व करना है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना है, अपने अकाउंट्स क्या करने हैं, प्रिजर्व करने हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टॉक एक्सचेंज को एक फॉर्मेट बना के दिया है, और उस फॉर्मेट में स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना है, उस फॉर्मेट में स्टॉक एक्सचेंज को हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देनी है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देनी है और सभी को भी देनी है। सो दिस इज द फर्स्ट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको डेलीगेट करी है, सॉरी, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको डेलीगेट की है, सभी को डेलीगेट की है। मूविंग फर्दर, पावर टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है बच्चों, व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रूल, सेक्शन 8 ऑफ सिकरा किसको ऑथराइज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है किसके बारे में, रूल्स बनाने की, या फिर रूल्स मतलब बायलॉज। बेसिकली ये क्या है बच्चों, ब्रैकेट यहां पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है बायलॉज। तो सेक्शन 8 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज को क्या कर सकती है, नए बायलॉज बना सकती है, और पुराने बायलॉज को, एग्जिस्टिंग बायलॉज को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। लेकिन ध्यान देखो कैसे होगा ऐसा बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर इतनी खुले सांड की तरह नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बहुत लिमिटेड है यहाँ पे। कैसे क्वेश्चन सर, बच्चों बहुत सिंपल है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करती है, स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी से कंसल्ट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी से कंसल्ट करती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, क्या लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज में चेंज करने की क्या है, जरूरत है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऑर्डर इश्यू करती है, किसको, गवर्निंग बॉडी को, और उस ऑर्डर में रीजंस भी लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, और रीजन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी को बोलती है कि प्लीज आप अपने बायलॉज को क्या कीजिए, चेंज कीजिए, नए बायलॉज बनाइए, या फिर पुराने बायलॉज को अमेंड कीजिए। अब उस केस में गवर्निंग बॉडी के पास 2 महीने का टाइम होता है। गवर्निंग बॉडी को कितने महीने का टाइम दिया, 2 महीने का टाइम दिया। 2 महीने के अंदर गवर्निंग बॉडी को क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार अपने बायलॉज में क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं, राइट। हाँ नहीं, आई एम कमिंग टू दैट। आपको अपने बायलॉज को क्या करने, चेंज करने, कितने महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। अगर 2 महीने के अंदर आपने अपने बायलॉज चेंज नहीं किए तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके बायलॉज क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, और उन बायलॉज को ऑफिशियल गैजेट में क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। और जो बायलॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए स्टॉक एक्सचेंज के नए बायलॉज वही कहलाएंगे।
ऐसा किया। सो देखिए उसको मैंने हिंदी में भी आपको लिख के दिया है, सो आप उससे भी समझ सकते हैं। थर्ड इज व्हाट बेटा, अगले डिस्कशन में क्या है बच्चों, सुपरसीडिंग द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। प्लीज सी है बच्चों, सुपरसीडिंग का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज की जो गवर्निंग बॉडी है, स्टॉक एक्सचेंज की जो क्या है गवर्निंग बॉडी है, उसको भंग कर देना। उसको क्या कर देना बच्चों, भंग कर देना। सो ध्यान से देखिएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरेस्ट में स्टॉक एक्सचेंज की जो गवर्निंग बॉडी है उसको टेक ओवर कर लेना चाहिए, उसको क्या कर लेना चाहिए, टेक ओवर कर लेना चाहिए। बेसिकली ऐसा कब होता है, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं आजाद भारत के इतिहास में, बट मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं या दुनिया भर की चीज। हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ था। हर्षद मेहता के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, डायरेक्टली सेबी को बना दिया था। सो ऐसा कभी हुआ नहीं, बट मान लीजिए कभी ऐसा हो, पहले तो पावर तो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सबसे पहले गवर्निंग बॉडी को एक नोटिस भेजती है। क्या नोटिस भेजती है कि हम तुमको क्या करने वाले हैं, सुपरसीड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सुपरसीड करने वाले। गवर्निंग बॉडी को ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या भेजती है, एक नोटिस भेजती है। ठीक है ना, गवर्निंग बॉडी क्या करती है, अपना रिप्रेजेंटेशन देती है कि भाई हमको सुपरसीड क्यों नहीं होना चाहिए, तो गवर्निंग बॉडी अपना रिप्रेजेंटेशन देती है। अगर स्टॉक एक्सचेंज उस रिप्रेजेंटेशन से क्या, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस रिप्रेजेंटेशन से क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिप्रेजेंटेशन से क्या नहीं है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिप्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो बच्चों then what will happen if central government is not satisfied with the representation, sorry, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस नोटिफिकेशन सेटिस्फाइड नहीं तो क्या होगा बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या कर सकती है, ऑफिशियल गजेट में एक नोटिफिकेशन पास कर सकती है, और नोटिफिकेशन देके क्या बोल सकती है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी को क्या कर रही हूं, सुपरसीड कर रही हूं। इज दैट क्लियर? और एक बार अगर स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी सुपरसीड हो गई, इसका मतलब क्या हो जाता है, हमेशा याद रखिए, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सुपरसीड में स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस खत्म हो जाता है। नहीं बाबा, स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा। सिर्फ क्या होगा, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, गवर्निंग बॉडी सुपरसीड होती है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कामकाज संभाल लेंगे। कामकाज कौन संभालेगा, जो गवर्निंग बॉडी का काम था वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स संभाल लेंगे। स्टॉक एक्सचेंज की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक कौन बन जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, या सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मैनेज करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, बट मालिक कौन बन जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज की बॉडी को क्या करना है, गवर्निंग बॉडी को क्या करना है, रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। इज दैट क्लियर? और जब तक स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, जब तक स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी क्या नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज का कार्यक्रम संभालते रहेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, इससे ट्रेडिंग वगैरह पे कोई फर्क पड़ता है, ट्रेडिंग वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मैनेजमेंट चेंज होता है। कौन चेंज होता है, मैनेजमेंट चेंज होता है। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट ने कुछ बहुत भयंकर गड़बड़ की है, उनके मैनेजमेंट के बीच में कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये पावर क्या कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। नेक्स्ट जो पावर है, दैट इज पावर टू सस्पेंड द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब एक मिनट, सुपरसीडिंग में स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस सस्पेंड हो रहा था। यस, स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस के ऊपर कोई फर्क, जो कंपनीज की ट्रेडिंग है, जो कंपनीज के शेयर्स में ट्रेडिंग है, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। किसमें, सुपरसीडिंग, बिकॉज वो मैनेजमेंट चेंज था। क्या था, बट सस्पेंड में क्या होगा, एग्जैक्टली सस्पेंड में क्या होगा, आइकन एकेडमी के मालिक पहले मिस्टर एक्स थे, अब मिस्टर वाई हो गए। टीचर पहले भी दुष्यंत था, टीचर आज भी दुष्यंत है। सो सुपरसीडिंग में टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास चलती रहती है। लेकिन सस्पेंशन में क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग बंद हो जाती है। मैंने एग्जांपल दिया था कि जब कोविड का टाइम था, तो जितने भी पत्रकार लोग थे, अनिल सिंघवी वगैरह जितने भी पत्रकार थे, वो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से, निर्मला सीतारमन से क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज की बिजनेस को क्या कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर कोई इमरजेंसी की हालत है, किसकी हालत है, इमरजेंसी क्या है ये बताया नहीं है सिकरा में, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। सो अगर इमरजेंसी हालत है और इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इमरजेंसी की हालत के चलते स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस बराबर से होने वाला नहीं है, ट्रेडिंग बराबर से नहीं हो सकती, तो ऑफिशियल गैजेट में क्या इश्यू करके
नोटिफिकेशन इश्यू करके। और ये जितने भी ऑफिशियल गजट के नोटिफिकेशन दो जगह पे इश्यू होते हैं, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, दूसरा जिस स्टेट में स्टॉक एक्सचेंज का प्रिंसिपल ऑफिस है वहां के ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन इश्यू करके स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 7 डेज के लिए। मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए आप क्या कर सकते हो? आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है रूल। तो कितने दिन के लिए बच्चों? 7 दिन के क्या हो सकता है? स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस क्या हो सकता है? सस्पेंड हो सकता है। और ये 7 दिन में क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। दिस इज मैक्सिमम 7 डेज। अगर आपको पीरियड एक्सटेंड करना है तो नहीं, पीरियड एक्सटेंड करने तो आप, अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वगैरह देने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटी और बीइंग हेड देने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि इमरजेंसी है। ऐसा क्लियर? अच्छा, और दूसरा, अगर आपको 7 दिन के पीरियड को क्या करना है? एक्सटेंड करना है, तो आप फिर से क्या करोगे? नया ऑफिशियल गजट में क्या इश्यू करोगे? नोटिफिकेशन इश्यू करोगे। नेक्स्ट पावर क्या है? पावर टू इश्यू। अच्छा, ये पावर किसके पास है? सेबी के पास है। ये पावर किसके पास है? ये पावर सेबी को डेलीगेट हुई है। कौन सी पावर? पावर टू इश्यू डायरेक्शन। और हमेशा याद रखें, सेबी एक्ट में भी हमने पढ़ा है, डिपॉजिटरीज एक्ट में भी पढ़ा है, और यहां पर भी सेम चीज है। सेबी पहले इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद डायरेक्शन कब इश्यू होते हैं? हमेशा, चाहे सेबी एक्ट हो, डिपॉजिटरीज एक्ट हो, सिक्रा एक्ट हो, इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद सेबी को अगर ऐसा लगता है कि डायरेक्शन इश्यू करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? सुनो ध्यान से। स्टॉक मार्केट के हित में, किसके हित में? इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, इन द इंटरेस्ट ऑफ मार्केट के भले के लिए, मार्केट के भले के लिए, या फिर गलत लोग स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट में गलत लोग हैं, तो इन ऑर्डर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट इन द स्टॉक एक्सचेंज, ये 3 रीजन के चलते सभी को लगता है, क्या लगता है, कि स्टॉक एक्सचेंज को डायरेक्शन देना जरूरी है। तो सभी क्या कर सकती है? व्हाट सभी कैन डू? सभी किसको डायरेक्शन दे सकती है? सभी स्टॉक एक्सचेंज को क्या दे सकती है? स्टॉक एक्सचेंज को कोई पर्सन जो स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड है, बोलते स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, देन कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है या फिर लिस्ट होने वाली है, इन लोगों को क्या कर सकती है? सभी डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन डायरेक्शन कब देगी? ओनली आफ्टर इंक्वायरी, ओनली आफ्टर इंक्वायरी, दैट टू इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। ध्यान से, मैं फिर से एक बार बता दूं। सो बच्चों, आपके यहाँ पे इंक्वायरी हो चुकी है, इंक्वायरी होने के बाद सभी को क्या लगता है? स्टॉक मार्केट के हित में, किसके हित में? स्टॉक मार्केट के हित में, या फिर इन्वेस्टर्स के भले के लिए, या फिर गलत लोग स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट में आके बैठे हैं, या फिर कोई कंपनी है किसी के मैनेजमेंट में गलत लोग आके बैठे, तो वहां पे सही मैनेजमेंट, वहां पे सही लोगों को बिठाने के लिए, मतलब सभी रिमूव भी कर सकती है गलत लोगों को मैनेजमेंट से। सभी को लगता है कि डायरेक्शन देना जरूरी है, तो सभी किसको डायरेक्शन दे सकती है? स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड लोगों को, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स वगैरह, मेंबर्स वगैरह, इनको, या फिर कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है या फिर लिस्ट होना चाहती है, इन लोगों को डायरेक्शन इश्यू कर सकते हैं ना। बेसिकली डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन में सभी आपको पेनल्टी पे करने को बोल सकती है, डायरेक्शन में सभी आपको सीज एंड रजिस्ट ऑर्डर बोल सकती है, ये हरकत तुमको करनी नहीं है। डायरेक्शन के थ्रू सभी आपके यहाँ पे डायरेक्शन के थ्रू सभी आपका अमाउंट डिस्गॉर्ज कर सकती है। सभी को लगता है कि आपने गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से कुछ पैसे कमाए, सभी उन पैसों को क्या करवा सकती है? डिस्गॉर्ज कर सकती है। डिस्गॉर्ज करना मतलब आपके पैसे छीन सकती है सभी आपसे, सभी आपको ऑर्डर दे सकती है कि इतने पैसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जमा कराओ, ये होता है डिस्गॉर्जमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें सभी कर सकती है। कैसे कर सकती है? डायरेक्शन इश्यू करने के बाद। ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, पावर टू prohibit contract in certain cases। ये पावर, अगेन दिस पावर इज प्री डिमैटेरियलाइजेशन एरा, उस समय ये पावर ज्यादा यूज होती थी, बट अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये पावर यूज कर सकती है। क्या है पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके बोल सकती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग जो होगी वो कैसे होगी? ओनली विद द परमिशन ऑफ होम, बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये जितने भी नोटिफिकेशन है किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होते हैं जो लोग ब्रोकर्स नहीं हैं। और ये एरिया अपन लोग कब खेलते थे? वो पहले जब ट्रेडिंग रिंग का कंसेप्ट चलता है तब कहता है। अभी वो पावर इतनी रेलिवेंट नहीं है, बट स्टिल ये लॉ में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन इश्यू करके कि इस एरिया में अगर किसी को ट्रेड करना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके ट्रेड करना है। लेकिन ये सारे रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते? ब्रोकर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, सेम अंडर सेबी एक्ट, बोल दो।
इसमें एक ही चीज याद रखना, सरकारी गवाह। क्या याद रखना? अगर कोई व्यक्ति किसी केस से रिलेटेड, जैसे स्कैम सीरीज में क्या होता है, हर्षद मेहता के अगेंस्ट उसके 10-12 एम्प्लॉइज जो थे वो भी सब फंस गए थे, लेकिन वो सब क्या बोलते हैं कि हम गवाह बनने के लिए क्या है, तैयार है। हर्षद मेहता ने जो जो स्कैम किया है उस पूरे स्कैम का पूरा डिस्क्लोजर हम सभी को देने के लिए तैयार है। हर्षद मेहता ने कैसे स्कैम किया, कब स्कैम किया, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, ये सब किसको बताने के लिए तैयार हो गए वो लोग? ये सारी चीजें वो लोग किसको बताने के लिए तैयार हो गए? सभी को बताने के लिए तैयार हो गए। तो सभी ने क्या कर दिया? सभी ने क्या कर दिया? सभी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड किया। किसको रेकमेंड किया? तो हमेशा याद रखिए, सभी अगर चाहे तो किसको रेकमेंड कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकती है। और ये कब होगा? प्रोसिक्यूशन शुरू होने के पहले होना चाहिए सारी चीजें। तो हमने सभी एक्ट में पढ़ा हुआ है। सो प्रोसिक्यूशन शुरू होने के पहले अगर सभी चाहे तो क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड कर सकती है कि इस इंसान ने केस से रिलेटेड काफी सारी जानकारियां हमें दी हैं, तो इसको हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सभी या सिकरा एक्ट का कोई भी प्रोविजन इसके पर एप्लीकेबल ना हो, इसको पनिशमेंट ना मिले। तो सभी के रिकमेंडेशन पे हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या कर दे? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सिकरा के जो पीनल प्रोविजन है, जो सजा देने वाले प्रोविजन है, उनसे आपको क्या कर सकती है? माफ कर सकती है। इज दैट क्लियर? नाउ, पावर टू मेक रूल्स और डेलीगेट द पावर ऑफ मेकिंग रूल्स। बच्चों, इस कानून के अंदर, सिकरा के अंदर आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल्स बनाने की पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है? तो बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो रूल्स बनाने की पावर है वो सभी को भी डेलीगेट कर सकती है, और आरबीआई को भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है। लेकिन सेक्शन 30 में, कहां पे? सेक्शन 30 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है रूल्स बनाने की, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती। उसके अलावा जितनी पावर्स हैं रूल्स बनाने की, सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है। किसको डेलीगेट कर सकती है? सभी को डेलीगेट कर सकती है और आरबीआई को। लेकिन कौन सी पावर डेलीगेट नहीं हो सकती? बच्चों, कौन सी पावर डेलीगेट नहीं हो सकती? जो पावर सेक्शन 30 में है। सेक्शन 30 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या, कौन सी पावर है? रूल्स बनाने की पावर है। वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी डेलीगेट नहीं कर सकती। रिकॉग्निशन ग्रांट करते टाइम इंक्वायरी कैसे होगी? रिकॉग्निशन सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है, तो आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज को जब रिकॉग्निशन मिलता है तो उस समय इंक्वायरी कैसी होना चाहिए। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट जो स्टॉक एक्सचेंज बनाएगा उसमें कौन कौन सी जानकारी आएगी। बायलॉज को सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अमेंड कर सकती है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में कौन से डॉक्यूमेंट मेंटेन करने, इन सारी चीजों में रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ये सारी पावर आप डेलीगेट नहीं करो, बाकी आप सारी पावर्स क्या कर सकते हैं? डेलीगेट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए, तो ये सारी पावर अपन ने किसकी पढ़ी? ऊपर वाली सारी पावर। क्या नहीं से हम लोगों ने सारी जो पावर पढ़ी वो किसकी पढ़ी? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर पढ़ी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इस एक्ट के अंदर, सिकरा के अंदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस को कौन कौन सी पावर्स हैं। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को कौन सी पावर है? एक पावर ही है बेसिकली, मतलब ऐसे बहुत सारी पावर्स हैं कि आप ब्रोकर्स की लगा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट सारी पावर्स का बाप कौन है? स्टॉक एक्सचेंज के पास जो एक सबसे बड़ी पावर है, दैट इज द पावर ऑफ मेकिंग बायलॉज। क्या पावर है बच्चों? सबसे बड़ी पावर स्टॉक एक्सचेंज के पास जो सबसे बड़ी पावर है वो है इंटरनल प्रोसीजर्स कैसी होंगी। इंटरनल प्रोसीजर से रिलेटेड क्या बना सकते हो? रूल्स बना सकते हो। किसके अप्रूवल से? सेबी का अप्रूवल लेके। सेबी का क्या लेके? सेबी का अप्रूवल लेके स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकता है बच्चों? अपने बायलॉज बना सकता है। ठीक है, चलिए। सो अगेन, अब बायलॉज में स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या लिखेगा? अब स्टॉक एक्सचेंज जब बायलॉज बनाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बायलॉज का मतलब क्या है? खुद के द्वारा बनाए गए रूल्स, इंटरनल प्रोसीजर से रिलेटेड रूल्स। और ये रूल्स कौन बनाता है? स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। लेकिन ये आपके बायलॉज कौन अप्रूव करता है? सेबी हैज टू अप्रूव। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 10 बायलॉज बताइए, तो बताइए सबसे पहले 10 बायलॉज बनाइए, बताइए। ये मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। पहली, सबसे पहला ये ट्रेडिंग कैसे होगी, ट्रेडिंग के बाद सेटलमेंट कैसे होगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग क्या होगी, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स कौन कौन बन सकते हैं,
स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रेड होंगे वो सेटल कैसे होंगे, ब्रोकरेज, एक स्टॉक एक्सचेंज मैक्सिमम कितने ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है, उसके बाद दो ब्रोकर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसके बाद बार्गेन ट्रेड के ऊपर प्रोहिबिशन लाना, बार्गेन ट्रेड के ऊपर क्या लाना, प्रोहिबिशन लाना। देन व्हाट मोर, डिस्प्यूट का सेटलमेंट, अगर दो ब्रोकर्स के बीच में डिस्प्यूट है तो क्या उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल किया जा सकता है, और आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आउट ऑफ द कोर्ट, क्या आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट हो सकता है। फिर जो स्टॉक ब्रोकर डिफॉल्ट करते हैं उनसे पेनल्टीज कितने की लेने का, उनसे पेनल्टीज कितना चार्ज करने का, उनके अगेंस्ट फाइन कितना लगाने का, लेकिन फाइन आप लिख सकते हो बायलॉज में, लेकिन वो फाइन आप नहीं लगाओगे, वो कौन लगाता है, स्पेशल कोर्ट्स लगाते हैं। देन और क्या रख सकते हैं बच्चों, डेज ऑफ सेटलमेंट, नहीं डेज ऑफ सेटलमेंट हो गया, मैनर ऑफ ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे होगी, हाउ द ट्रेड्स विल बी डन इन स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट मोर, उसके बाद अरे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट तो 2 बार किया, उसके बाद एक और चीज, मेंबर्स, ऐसे ब्रोकर्स जो मतलब स्टॉक एक्सचेंज के वो मेंबर मतलब शेयर होल्डर जो स्टॉक एक्सचेंज के क्या है, ब्रोकर भी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का पहले आपको मेंबर बनना पड़ता है, फिर आप क्या बनते हैं, ब्रोकर बनते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के वो मेंबर जो ब्रोकर हैं उनके वोटिंग राइट को क्या करना पड़ता है, उनके वोटिंग राइट को क्या करना होता है, रेस्ट्रिक्ट करना होता है। तो आप अपने बायलॉज में ये भी बता सकते हो कि जो मेंबर आपके यहाँ पे क्या है, ब्रोकर हैं, जो मेंबर क्या है बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर हैं, उनके वोटिंग राइट हमको रेस्ट्रिक्ट करने होते हैं। क्यों रेस्ट्रिक्ट करने होते हैं, एग्जैक्टली क्यों, इसलिए रेस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि अगर हमने मेंबर्स के वोटिंग राइट, मेंबर्स जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर हैं उनके वोटिंग राइट अपन ने क्या नहीं किया, अगर उनके वोटिंग राइट्स को हमने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो ये लोग जनरल मीटिंग में आके सिर्फ कौन सा वोट डालेंगे, ये जनरल मीटिंग में सिर्फ वही वोट डालेंगे जो ब्रोकर्स के फेवर में है, ये मार्केट के फेवर में, स्टॉक मार्केट गया भाड़ में। तो इसलिए हर एक स्टॉक एक्सचेंज को मेंबर्स के वोटिंग राइट क्या करने होते हैं, रेस्ट्रिक्ट करने होते हैं, और ऐसा डायरेक्शन सभी ने भी दिया है। तो कैसे, तो वो भी आप बायलॉज में लिखते हो कि ऐसे मेंबर्स जो ब्रोकर भी हैं उनके वोटिंग राइट को आप कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हो, तो कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, पहला सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि वो मेंबर जो ब्रोकर हैं, हम लिस्ट बना देते हैं कि वो इन्हीं मैटर्स के लिए, इन्हीं मैटर्स के ऊपर वोट डाल सकते हैं, बाकी मैटर्स के ऊपर वोट डाल ही नहीं सकते। दूसरा, उनके पास कितने भी शेयर्स हो, उनके पास कितने भी शेयर्स हो, उनका वोट क्या होगा, दे विल बी हैविंग जस्ट 1 वोट, इज दैट क्लियर। थर्ड, यस, वो अगर मीटिंग में खुद नहीं आते तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। और इन 3 रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड कोई और रेस्ट्रिक्शन भी आप डाल सकते हो मेंबर्स के वोटिंग राइट को क्या करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर। चलिए, नाउ हु इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, व्हाट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इफ यू रिमेंबर, वेरी नाइस बच्चों, ध्यान से देखिए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज नथिंग, ये बायर है, ये बायर का ब्रोकर है, ये सेलर है, सॉरी ये सेलर का ब्रोकर है और ये सेलर है, ठीक है। बायर वाला बाय के ऑर्डर लगाता है, सेलर वाला सेल के ऑर्डर लगाता है। ये सारे ऑर्डर कहां पे आते हैं, ये सारे ऑर्डर आते हैं स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज अब ये सारे काम नहीं करता। बेसिकली इट्स अ सर्वर जहां पे दुनिया भर के स्टॉक्स के ऑर्डर आते हैं और ये ऑर्डर एक दूसरे से क्या होते हैं, यहाँ पे मैच होते हैं। तो इसने 100 शेयर खरीदने थे, इसने 100 शेयर बेचने के था, ये सारे ऑर्डर कहां पे मैच होते हैं, इस सर्वर पे मैच होते हैं। दिस सर्वर इज बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज। और यहां से क्या होता है, उसके बाद यहां से जैसे फॉर एग्जांपल इस बंदे ने शेयर खरीदे 100 शेयर, तो यहां से शेयर निकल के इसके ब्रोकर के क्लियरिंग अकाउंट में जाते हैं, फिर क्लियरिंग अकाउंट से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ये सॉरी आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। और ये सब काम में कितने दिन लगते हैं, T+2 ट्रांजेक्शन प्लस सेकेंड डे। तो दिस सर्वर ये जो सर्वर है ये क्या करवाता है, ये स्टॉक्स में सेटलमेंट करवाता है। मतलब जो बायर और सेलर के ऑर्डर होते हैं वो सारे ऑर्डर्स भी यहाँ पे आते हैं, ये ऑर्डर्स आपस में मैच भी यहीं पे होते हैं। और उसके बाद जिस इंसान ने शेयर खरीदे उसके डीमैट अकाउंट में क्या आना, शेयर आना। जिस इंसान ने शेयर बेचे हैं उसके बैंक अकाउंट में क्या आना, पैसे आना। ये सारी चीजें कौन करवाता है, ये सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज करवाता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ये सारी चीजें खुद नहीं करता। स्टॉक एक्सचेंज ने काम, ये क्या, स्टॉक एक्सचेंज ने ये सारा काम क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। किसको आउटसोर्स कर दिया है, क्लियरिंग हाउस को। नाउ व्हाट दिस क्लियरिंग हाउस इज अ सेपरेट कंपनी, ठीक है। और ये सेपरेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की क्या होती है, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी होती है। मतलब इस कंपनी में 100% शेयर स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं, ठीक है। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने अपना क्लियरिंग हाउस एस्टैब्लिश किया है। नाउ दिस क्लियरिंग हाउस इज आल्सो एन इंटरमीडियरी, इट्स एन
तो ये क्लियरिंग हाउस को भी क्या करना होता है, क्लियरिंग हाउस इज सेपरेट कंपनी, ये अपने बायलॉज बनाती है, बायलॉज मतलब ये पूरा सेटलमेंट कैसे करेगी। हाँ, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज में ये लिखा हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि जो सेटलमेंट का काम है वो हम क्या करेंगे, क्लियरिंग हाउस को क्या करेंगे, आउटसोर्स करेंगे। फिर क्लियरिंग हाउस के बायलॉज में, क्लियरिंग हाउस इज सेपरेट कंपनी, क्लियरिंग हाउस के बायलॉज में लिखा होता है कि पूरा सेटलमेंट कैसे होगा, ठीक है। सो क्लियरिंग हाउस, व्हाट क्लियरिंग हाउस इज डन, व्हाट क्लियरिंग हाउस डज इज इट्स अ सेपरेट कंपनी, it is responsible for making periodic settlement of the transaction। जो T+2 वाले सेटलमेंट होते हैं वो सारे किसके थ्रू होते हैं, ये सर्वर क्या है बच्चों, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सो सेटलमेंट का मतलब क्या होगा, जिसने शेयर खरीदे उसके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आना, जिसने शेयर बेचे उसके बैंक अकाउंट में क्या आना। तो ये कौन इंश्योर करता है, क्लियरिंग हाउस। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं उनको भी सेटल कौन करता है, उनको भी सेटलमेंट करता है क्लियरिंग हाउस। इज दैट क्लियर। तो ये क्लियरिंग हाउस है, और याद रखना इसको भी क्या करना है बच्चों, इवन दिस क्लियरिंग हाउस हैज टू ऑब्टेन व्हाट बेटा, रजिस्ट्रेशन, बिकॉज दिस क्लियरिंग हाउस इज इंटरमीडियरी। क्या है स्टॉक एक्सचेंज की, इंटरमीडिएट। तो इसको भी क्या ऑब्टेन करना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है, किससे, सेबी से। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, ट्रिक्स है बच्चों। तब इसमें सबसे पहला पनिशमेंट है दैट इज ऑन स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स ने, क्या नहीं से स्टॉक ब्रोकर तो बच्चों स्टॉक एक्सचेंज की एक तरह से एजेंट है। तो स्टॉक ब्रोकर अगर बायलॉस को वायलेट करते हैं, अगर स्टॉक एक्सचेंज बायलॉस को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, पेनल्टीज लग सकती हैं, उनको मेंबरशिप से क्या किया जा सकता है, एक्सपेल निकाला जा सकता है, या फिर उनको सस्पेंड किया, सस्पेंड मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए निकाला जा सकता है, एक्सपेल्शन मतलब परमानेंटली उनको निकाला जा सकता है, या फिर कोई और दूसरी पनिशमेंट दी जा सकती है जिसमें पेनल्टी का प्रोविजन ना हो, पेमेंट ऑफ मनी का प्रोविजन ना हो। कहने का मतलब हम उनको वार्निंग भी दे सकते हैं, और किस तरह से पेनल्टी होगी, कितनी पेनल्टी होगी, ये सब भी कहां पे लिखा होता है, ये सब भी लिखा होता है कहां बच्चों, ये सारी चीजें भी हम स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज में लिख देते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए अब किसके बारे में बात करेंगे नाउ, अब किसकी पावर आ गई बच्चों, अब आ गई है सेबी की पावर। अच्छा आपको याद होगा, अगर आपको बायलॉस का प्रोविजन याद हो, बायलॉस सेंट्रल गवर्नमेंट भी अमेंड कर सकती थी, और सेम बच्चों बायलॉस कौन अमेंड कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉस को सेबी भी अमेंड कर सकती है, लेकिन सेबी का एक स्वैग है, यस सेबी का क्या है, स्वैग है। तो सबसे पहली पावर जो सेबी की है दैट इज पावर टू मेक और पावर टू अमेंड द बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी थी, इनके पास भी है। तो सबसे पहले सेबी खुद की इच्छा से, सेबी को खुद से लगे कि यार स्टॉक एक्सचेंज की बायलॉज चेंज होनी चाहिए, तो सेबी खुद की इच्छा से, या फिर स्टॉक एक्सचेंज की जो गवर्निंग बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज की, जो उसके रिक्वेस्ट पे, उसके क्या किस पे बच्चों, उसकी रिक्वेस्ट पे क्या कर सकती है बच्चों, नहीं उनकी रिक्वेस्ट पे, तो सेबी खुद की इच्छा से, या फिर इनके स्टॉक एक्सचेंज की जो गवर्निंग बॉडी है उसकी रिक्वेस्ट पे, अगर सेबी को लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज क्या हो जानी चाहिए, पूरे बदल देने चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, सेबी को लगता है, तो सेबी क्या करती है, सेबी एक पेपर पे क्या लिखती है, रीजंस लिखती है, रीजंस रिकॉर्ड करती है, और डायरेक्टली क्या करती है बच्चों, न्यू बायलॉज नोटिफाई कर देती है। स्वैप देखिए, तो स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वेस्ट पे किया तो बहुत अच्छी बात है, बट क्या सेबी खुद की इच्छा पे भी कर सकती है, सेबी खुद की इच्छा पे भी कर सकती है। अब करेगी नहीं करेगी लेकिन पावर तो है, ठीक है। तो सेबी खुद की इच्छा पे क्या कर सकती है बच्चों, यस सेबी खुद की इच्छा पे डायरेक्टली क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। सेबी को बस रीजन लिखने हैं, और सेबी डायरेक्टली नए बायलॉज क्या करती है, नोटिफाई कर देती है। अब मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी को प्रॉब्लम है, तो जिस दिन नए बायलॉज नोटिफाई हुए उसके 2 महीने के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की जो गवर्निंग बॉडी है वो सेबी को रिप्रेजेंटेशन दे सकती है कि सर ऐसा कैसे, ये जो बायलॉज है वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दोस बायलॉज। तो 2 महीने के अंदर आप सेबी को रिप्रेजेंटेशन दोगे, सेबी अगर खुश है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं खुश है तो जो बायलॉज सेबी ने जारी किए वो बायलॉज आपके लिए फाइनल बायलॉज बन जाते हैं, बात खत्म, आपका खेल खत्म। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पावर क्या है बच्चों, सेबी की जो अगली पावर है वो क्या है बच्चों, पावर टू मेक रेगुलेशंस। कुछ नहीं बच्चों,
जिस दिन आपको रिकग्निशन मिलता है, जिस दिन आपको क्या मिलता है बच्चों, जिस दिन आपको रिकग्निशन मिलता है, सभी आपके लिए कुछ रेगुलेशन बना सकती है। जैसे कि जिस दिन आपको क्या होता है, जिस दिन आपका रिकग्निशन मिलता है उसके 12 मंथ्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में 51% शेयर्स, कितने शेयर बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 51% शेयर किसके पास होनी चाहिए, उन मेंबर्स के पास, मतलब उन शेयर होल्डर के पास जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स नहीं है। तो इसके बारे में रेगुलेशन बना सकती है, कैसे होगा। दूसरा, सेटलमेंट कैसे होगा, सेटलमेंट कैसे होगा, ट्रेड में सेटलमेंट कैसे होगा, इसके ऊपर भी सभी क्या बना सकती है, रेगुलेशंस बना सकती है। देन अगर किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स लिस्ट करने हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी, इसके बारे में भी रेगुलेशन बना सकती है। तो ये 4 मैटर्स के, ये 3 मैटर, और इसके अलावा अगर कोई और मैटर प्रिस्क्राइब होता है, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, तो उसके ऊपर भी, तो ये 3 मैटर्स के ऊपर सभी क्या बना सकती है बच्चों, सभी हैज द पावर, सभी हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अच्छा, और जो भी रेगुलेशन सभी बनाएगी उसको कहां पे रखा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाएगा, कम से कम कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। और हमेशा याद रखें, जो भी रेगुलेशन नए आते हैं वो रेगुलेशन आने के पहले के जो ट्रांजैक्शन थे, रेगुलेशन आने के जो पहले के ट्रांजैक्शन थे उनको अफेक्ट नहीं करते। उसके बाद बच्चों, पावर टू एडजुडिकेट, अगर आपको याद है यहां पे क्लियर, पावर टू एडजुडिकेट सभी के पास, इस एक्ट के अंदर, सिकरा एक्ट के अंदर सभी के पास एडजुडिकेशन की पावर है। सभी हैज द पावर ऑफ व्हाट बेटा, एडजुडिकेशन, इन विच, अंडर विच लॉ, सिकरा एक्ट के अंदर सभी के पास एडजुडिकेशन की पावर है। एडजुडिकेशन मतलब डिसीजन देने की। तो जैसे हम लोग सभी एक्ट में पढ़ते थे सेक्शन 15 में कि सभी क्या कर सकती है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिविजनल चीफ, उसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बना के इंक्वायरी करने भेज सकती है। उसके बाद वो शो कॉज नोटिस वगैरह इश्यू कर सकता है। उसके बाद वो पेनल्टी इंपोज कर सकता है आपके अगेंस्ट। याद है आप सबको? तो ये सेम चीज सेम ही है ये, तो जो हमने सभी एक्ट में पढ़ा था सेक्शन 15 में। उसके बाद सेक्शन 13, व्हाट इज सेक्शन 13? यस बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है बच्चों। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया में, अब ये बेसिकली एरिया कब खेलते थे, जब वो रिंग में ट्रेडिंग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इश्यू करके सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया में जो ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं या फिर जो ट्रेड फ्यूचर में होने वाले हैं उनको क्या डिक्लेयर कर सकती है, वॉइड या फिर इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन अगेन याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो किन ट्रेड्स को अफेक्ट करेगा, उन ट्रेड्स को अफेक्ट नहीं, पास्ट और फ्यूचर दोनों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कौन से ट्रेड को, जो ब्रोकर के थ्रू नहीं हुए हैं, जो ट्रेड ब्रोकर के थ्रू हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन से हुए, स्टॉक एक्सचेंज की टर्म्स एंड कंडीशन जो थी उसके हिसाब से, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन इंपैक्ट नहीं करेगा। और अगर आपको यहाँ पे याद हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, धीरूभाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस एरिया में ट्रेडिंग गलत हुई है, इस एरिया में ट्रेडिंग उन लोगों ने की जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर नहीं है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर है, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की जो कंडीशंस थी उनको ताक पे रख के सारे नियमों का उल्लंघन करके ट्रेड किया, तो सेक्शन 13 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उन ट्रेड्स को क्या कर सकती है, वाइड डिक्लेयर कर सकती है, पास्ट के ट्रेड्स को भी और फ्यूचर के ट्रेड को भी। तो बच्चे ये हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद जिस एरिया में नोटिफिकेशन इश्यू है सेक्शन 13 में, उस एरिया में नोटिफिकेशन के हिसाब से, नोटिफिकेशन के या नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जिन ट्रेड्स का जिक्र कहां पे था, नोटिफिकेशन में था, वो सारे ट्रेड क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। तो जो भी ट्रेड नोटिफिकेशन के अगेंस्ट होते हैं, नोटिफिकेशन मतलब जिन ट्रेड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है वो सारे ट्रेड्स क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, दैट्स इट। हाँ, लेकिन जो ट्रेड वॉइड हुए हैं उन ट्रेड में भी अगर किसी ने गुड फेथ में, फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक ब्रोकर को गुड फेथ में पैसे दिए थे शेयर खरीदने के लिए, लेकिन उस स्टॉक ब्रोकर ने सारे नियमों का उल्लंघन करके ट्रेड किया है, तो क्या मैं उस स्टॉक, भले मेरा ट्रांजैक्शन वैलिड हो गया सेक्शन 15 की चलते, बट क्या मैं स्टॉक ब्रोकर से पैसे वापस मांग सकता हूं, क्योंकि मैंने जो पैसे दिए थे वो गुड फेथ में दिए थे, मुझे पता नहीं था कि ब्रोकर कांड करने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर आपको याद हो, मेंबर्स में नॉट एक्ट एज प्रिंसिपल इन सर्टेन केसेस, डू यू रिमेंबर? ध्यान देखो, सुनो मेरी बात। यस, कोई स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबर होता है, मतलब ब्रोकर जो होता है, वो हमेशा एज एन एजेंट ट्रेड करता है,
ब्रोकर कभी भी शेयर, मतलब ब्रोकर जो है नॉर्मली शेयर्स किसके लिए खरीदता है? ब्रोकर जो है वो नॉर्मली शेयर अपने क्लाइंट के लिए खरीदता है। तो ब्रोकर जो है वो हमेशा काम करता है एज एन एजेंट, एज एन एजेंट। तो इस केस में कुछ नियम बनाए हैं सिकरा के अंदर। पहला कि ब्रोकर अगर शेयर खरीदना चाहता है एज अ प्रिंसिपल, उसको अपने लिए शेयर खरीदने एज अ प्रिंसिपल, नॉट एज एन एजेंट, तो पॉइंट नंबर 1, तो इस केस में ब्रोकर अगर किसी और इन्वेस्टर से शेयर खरीदता है, किसी खरीदता है? इन्वेस्टर है, तो ब्रोकर को उस इन्वेस्टर का क्या लेना है? कंसेंट लेना, रिटर्न कंसेंट। अगर तुरंत कंसेंट नहीं ले पाए तो 3 दिन के अंदर लिया तो भी चलेगा। यस, 3 दिन के अंदर लिया तो भी चलेगा। दूसरा पॉइंट था, अगर एक स्टॉक ब्रोकर को शेयर खरीदना है एज अ प्रिंसिपल, तो वो डायरेक्टली शेयर खरीद सकता है किसी दूसरे स्टॉक ब्रोकर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, लेकिन किसी स्टॉक ब्रोकर को जब वो अपने लिए शेयर खरीदता है लेकिन या बेचता है, किसी स्टॉक ब्रोकर को अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन, मतलब स्टॉक ब्रोकर ने ऑलरेडी कोई ट्रांजैक्शन किया है और उस ट्रांजैक्शन को क्लोज करना है, जैसे उसने इंट्राडे ट्रांजैक्शन के अंदर सुबह शेयर खरीदे थे, अब इसको शाम को शेयर क्या करना है? सेल करना है। तो स्टॉक ब्रोकर को अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन क्या करना है? क्लोज करना है। तो इस केस में स्टॉक ब्रोकर क्या कर सकता है? विदाउट रिटर्न कंसेंट लिए, विदाउट रिटर्न कंसेंट लिए डायरेक्टली क्या कर सकता है? शेयर बेच सकता है, मतलब शेयर किसी भी इंसान को बेच सकता है। बस उसको क्या करना है? स्टॉक ब्रोकर को डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है? कि ये जो ट्रांजैक्शन उसने किया है एज अ प्रिंसिपल, प्लस ये ट्रांजैक्शन कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं, ये ट्रांजैक्शन उसने क्यों किया है? किसी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन को क्या करने के लिए? क्लोज करने के लिए। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, लाइसेंसिंग ऑफ डीलर्स इन सर्टेन केसेस। कुछ नहीं बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि किसी भी एरिया में नोटिफिकेशन इश्यू करके सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि किसी भी एरिया में अगर किसी भी इंसान को शेयर्स में क्या करना है? ट्रेड करना है, तो उसको ट्रेड किसकी परमिशन से करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से करना है। लेकिन ये जो सेक्शन 17 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करेगी, ये नोटिफिकेशन किसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जो ऑलरेडी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर है, उनको ये नोटिफिकेशन कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये सेक्शन 17 का नोटिफिकेशन क्या कर सकता है? सेक्शन 17 के अंदर जो नोटिफिकेशन है, व्हाट दिस नोटिफिकेशन कैन डू, ये नोटिफिकेशन उस जगह के लिए भी इश्यू हो सकता है जहां पर सेक्शन 13 के अंदर ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है, उस जगह के लिए भी इश्यू हो सकता है जहां पर सेक्शन 13 के अंदर कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ है। ये हिंदी में लिखा है। उसके बाद चलिए, पब्लिक इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। यस और नो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली तो बच्चों सबसे पहला क्या है? अगर आपको कोई भी शेयर्स इश्यू करने तो सेंट्रल, आपको याद है सभी के पास पावर थी, सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता सकता है, रेगुलेशंस बना के, तो सभी ने एक रेगुलेशन बनाया, आईसीडीआर रेगुलेशन। तो सबसे पहले अगर किसी भी कंपनी को अपना पब्लिक इश्यू आना है तो सबसे पहले उसको क्या करना है? सभी के आईसीडीआर रेगुलेशंस क्या करने हैं? कंप्लाई करने हैं। उसके बाद इफ यू रिमेंबर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू कंप्लाई विद, अगर कोई भी कंपनी पब्लिक इश्यू लाना चाहती है तो इसके बारे में सिकरा में क्या लिखा हुआ है, सिकरा के प्रोविजंस क्या कहते हैं। तो आईसीडीआर कंप्लाई करना है। उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन की अप्लाई करना है। स्टॉक एक्सचेंज अगर आपको परमिशन दे देता है तो आप बिंदास लिस्ट कर दीजिए। स्टॉक एक्सचेंज अगर परमिशन नहीं दी तो आपको 8 दिन के अंदर पैसे क्या करने हैं? 8 दिन के अंदर पैसे रिफंड करने। लेकिन कहां से 8 दिन? जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज आपसे कम्युनिकेट करता है कि मैं तुम्हारे को लिस्टिंग की परमिशन, उसके 8 दिन के अंदर आपको रिफंड करना है। और ये जब आप 8 डेज आप काउंट करो तो इन 8 डेज में आपको पब्लिक हॉलीडेज भी काउंट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए 8th डे जिस दिन आप सोच रहे कि रिफंड करेंगे और वो 8th डे लास्ट डे पब्लिक हॉलीडे था, तो आप उस दिन रिफंड नहीं कर सकते क्योंकि बैंक हॉलीडे है। तो आप उसके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कोई भी डे पब्लिक हॉलीडे का जो भी कोई फर्स्ट डे आता है जो पब्लिक हॉलीडे नहीं है, आप उसमें रिफंड कर दीजिए। और अगर आप 8 दिन के अंदर रिफंड नहीं करते तो आपको कितने परसेंट ब्याज लग सकता है? 15% ब्याज लग सकता है वार्षिक। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। लेकिन आपने जब लिस्टिंग की परमिशन के अप्लाई किया तो स्टॉक एक्सचेंज ने आपसे कम्युनिकेट ही नहीं किया। वेरी नाइस। अगर आपने लिस्टिंग की परमिशन की अप्लाई किया बट स्टॉक एक्सचेंज ने आपसे कोई कम्युनिकेट नहीं किया तो आप कितने दिन तक वेट करेंगे? 10 वीक्स तक आप 10 वीक्स तक वेट करेंगे। और 10 वीक्स के अंदर अगर स्टॉक एक्सचेंज आपको क्या नहीं था? परमिशन नहीं था, तो आप मान लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज ने आपको क्या कर दिया है? परमिशन नहीं दिए। और फिर आप क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं? आप सेट के पास जा सकते हैं। दोनों केस में आप कितने दिन के अंदर सेट के पास जा सकते हैं बच्चों? जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज का फैसला आता है या जिस दिन 10 वीक्स एक्सपायर होते हैं उसके 15 डेज के अंदर आप कहां जा सकते हैं? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल अगर जाते हैं तो पॉइंट नंबर 1, अगर स्टॉक एक्सचेंज ने आपके साथ कम्युनिकेट किया था और अगर आप 15 डेज के अंदर सेट नहीं जा पाए
तो सेट आपको 1 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकता है सफिशिएंट कॉस्ट पे। इज दैट क्लियर? तो इट वाज लाइक x प्लस 15 प्लस 1 मंथ, ठीक है। और अगर मान लीजिए केस नंबर 2 है, आपने सभी स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई किया, स्टॉक एक्सचेंज 10 वीक तक आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया, तो आप 10 वीक के बाद कहां जाते हैं? 15 डेज के अंदर सेट जाते हैं। इस केस में अगर 15 डेज के अंदर आप सेट नहीं जा पाए तो याद रखिए सेट आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने दिन का दे सकता है? 15 डेज का ही दे सकता है, ठीक है। वहां पे पिछली बार में कम्युनिकेट किया तो वहां पे 1 महीना था और यहाँ पे कितने दिन का था? 15 डेज का था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जब आप सेट जाते हैं तो सेट क्या करेगा? अच्छा, सेट की कोशिश क्या होनी चाहिए? 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर सेट को केस को क्या करना है? डिस्पोज ऑफ करना है। इज दैट क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप सेट जाते हैं तो सेट पूरा केस सुनने के बाद क्या कर सकता है? यस, केस को क्या कर सकता है? सेट असाइड कर सकता है। सेट असाइड मतलब स्टॉक एक्सचेंज ने जो मना किया था, स्टॉक एक्सचेंज के डिसीजन को खारिज कर सकता है। दूसरा, मॉडिफाई कर सकता है कि नहीं ठीक है, उसने मना कर दिया लिस्टिंग का, एक काम करो अभी लिस्ट मत करो, 2 महीने के बाद लिस्ट करना है। या फिर कंफर्म कर सकता है, नहीं स्टॉक एक्सचेंज ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है, तुम लिस्टिंग होने के लायक नहीं हो। एक और चीज, स्टॉक एक्सचेंज सेट जो है डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर दे सकता है। सेट डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर दे सकता है कि इस कंपनी को क्या कर लीजिए? लिस्ट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? नाउ एक्सटेंशन ऑफ स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं बच्चों, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्पॉट डिलीवरी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी, उनके ऊपर भी क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन इश्यू कर सकती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुए हैं और जो ब्रोकर के थ्रू नहीं हुए, उन ट्रांजैक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। मतलब जो भी वैलिड ट्रांजैक्शंस हैं उनकी लिस्ट से उन स्पॉट डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है? एक्सक्लूड कर सकती है। उसके डेरिवेटिव्स, बच्चों डेरिवेटिव्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कब वैलिड होंगे? अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में हुए हैं और वो ट्रांजैक्शन सेटल किसके थ्रू होते हैं? वो ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं क्लियरिंग हाउस के थ्रू। किसके थ्रू होते हैं? क्लियरिंग हाउस के थ्रू। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है उसके हिसाब से वो ट्रांजैक्शन होते हैं। तो हम मानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो ट्रांजैक्शन भी क्या है? वैलिड है। डीलिस्टिंग, बच्चों अब डीलिस्टिंग यहाँ पे बेसिकली सेक्शन 21A में बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज के पास पावर है, ये कंपलसरी डीलिस्टिंग है। स्टॉक एक्सचेंज के पास क्या है? क्या पावर है? कि स्टॉक एक्सचेंज कंपलसरी किसी भी कंपनी को अगर चाहे तो क्या कर सकता है? ऑन द ग्राउंड्स मेंशन, ऑन द प्रिस्क्राइब ग्राउंड, प्रिस्क्राइब ग्राउंड पे क्या कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी को क्या कर सकता है? डिलिस्ट कर सकता है। और अगर कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज, ये कंपलसरी डिलिस्टिंग है। इसके ग्राउंड क्या है मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, अभी बताऊंगा। और अगर कोई कंपनी इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो 15 डेज के अंदर कहां जा सकती है? सेट जा सकती है। इज दैट क्लियर? और सेट कितने महीने का एक्सटेंशन दे सकती है? 1 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है अगर सेट को लगता है कि आपके पास सफिशिएंट कॉस्ट था ना आने का 15 डेज के अंदर। उसके बाद सेक्शन 23 ऑफ सिक्रा में किसके बारे में बात की गई है? सेक्शन 23 है जो सिक्रा का, उसमें किसके बारे में बात की गई है? उसमें बात की गई है पेनल्टीज के बारे में। किसके बारे में बात की गई है? बट एक्चुअली ये पेनल्टी नहीं है, ये फाइन है। क्या है ये? फाइन है। बट सेक्शन का टाइटल क्या बोल रहे हैं? सेक्शन का ये मैं नहीं बता सकता, दिस यू हैव टू वॉच द फर्स्ट लेक्चर। मैंने 1 घंटे का डिस्कशन किया है। नहीं, वो तेरे को याद करना पड़ेगा, आई कांट हेल्प इन दैट। सो प्लीज हियर, सो यहां पे हमने क्लियर किया हुआ है कि ये सारे केसेस में आपको फाइन लग सकता है प्लस आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। सो अगर कोई इंसान उस जगह पे ट्रेड करता है जिस जगह पे सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग को क्या किया हुआ है? प्रोहिबिट किया हुआ है। अगर कोई इंसान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ट्रेड करता है, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज, कोई इंसान उस जगह पे ट्रेड करता है जिस जगह पे ट्रेड नहीं करना है, किसके हिसाब से? स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉस के हिसाब से। अगर कोई इंसान सिक्योरिटीज में ट्रेड उस जगह पे ऑर्गेनाइज कर रहा है, उस जगह पे ऑर्गेनाइज कर रहा है जिस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग को क्या किया हुआ है? प्रोहिबिट किया हुआ है, या फिर नोटिफाइड एरिया के अलावा किसी और जगह पे क्या हो रही है? ट्रेडिंग हो रही है। उसके बाद सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन 22 के अंदर
सिक्योरिटीज एक्ट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया था स्टॉक एक्सचेंज को, इस कंपनी को क्या करो, लिस्ट करो। अगर स्टॉक एक्सचेंज जो है किसकी बात नहीं मान रहा है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं मान रहा है, फिर कोई इंसान सेक्शन 13 या फिर सेक्शन 17 के अंदर जो नोटिफिकेशन इश्यू है तो उन नोटिफिकेशंस को क्या कर रहा है, कोई इंसान वायलेट कर रहा है। कोई इंसान जो स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर नहीं है वो फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं ब्रोकर हूं, और वो क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। इन सारे केसेस में आपको 10 साल तक की जेल या फिर 25 करोड़ रुपए तक क्या हो सकता है, फाइन हो सकता है। और हमेशा याद रखिए जेल या फिर फाइन की बात आती है तो मामला कहां पे जाता है, ये स्पेशल कोर्ट में मामला जाता है। सेबी डज नॉट हैव द पावर, ठीक है। सेबी सिर्फ क्या कर सकती है, इन कोर्ट्स में कंप्लेन कर सकती है, ठीक है। और एक बार आपका मामला इस कोर्ट में पहुंच जाता है, डोंट वरी, आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कर सकते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मतलब इवन बिफोर स्पेशल कोर्ट जहां पे आपको सजा मिलनी है वो कोर्ट भी चाहे तो आपका ऑफेंस क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। फिर ये पेनल्टीज है, ये जो है सिकरा के अंदर क्या है, एक्चुअल में पेनल्टीज है। ऊपर तो टाइटल था पेनल्टी का, बट लगाया क्या था, फाइन लगाया था। तो अगर कोई इंसान क्या नहीं कर पाता, अगर आप अपने बायलॉस को सेबी के ऑर्डर के थ्रू क्या नहीं करते अमेंड, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज अपने बायलॉस को क्या नहीं करता, सेबी के ऑर्डर के अनुसार क्या नहीं करता, अमेंड नहीं करता। अगर आप सेबी को जो पीरियडिकल टाइम टू टाइम जो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन सेबी को देनी होती है वो नहीं देता, तो 5 लाख से 25 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी सेबी इंपोज कर सकती है। पेनल्टी कौन इंपोज करता है, सेबी। फाइन कौन लगाता है, जेल कौन भेजता है, स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर किसी इंसान ने सिकरा एक्ट के अंदर वो ऑफेंस किया जिसके लिए कोई अलग पेनल्टी नहीं थी, अगर आपने सभी को जानकारी नहीं दी, अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज ने, स्टॉक ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट नहीं किया और सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, अगर आप इन्वेस्टर के ग्रीवेंस से रिजॉल्व नहीं कर पाए, अगर आपके क्लाइंट, अगर आपके अलग अलग क्लाइंट है, आपने हर एक क्लाइंट के पैसों को, हर एक क्लाइंट के शेयर्स को सेपरेट अकाउंट में रखा नहीं, तो 1 लाख रुपए पर डे और मैक्सिमम 1 CR की आपके ऊपर क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने लिस्टिंग की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो आपको 5 लाख से 25 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। और अगेन ये जो सारी पेनल्टीज हैं सेबी एक्ट के सेक्शन 15 के हिसाब से एडजुडिकेट होती हैं। और जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करता है तो वो क्या देखता है कि डिफॉल्टर को कितना गेन हुआ, अग्रीव पार्टी को, विक्टिम को कितना लॉस हुआ, और रिपीटेटिव नेचर ऑफ ऑफेंस। कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस सेम, जो ऑफेंस कैसे सजा, जिन ऑफेंस सजा क्या है, फाइन ओनली है, या फिर फाइन और इंप्रिजनमेंट है, या फिर फाइन और इंप्रिजनमेंट और बोथ है। और जिनका मामला कहां पे चालू हो गया है, स्पेशल कोर्ट में चालू हो गया, क्या उन ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हो सकती है, यस। कौन कर सकता है, वही स्पेशल कोर्ट कंपाउंड कर सकता है जिस स्पेशल कोर्ट में मामला शुरू है। राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड, याद है आपको बच्चे, बहुत फालतू का प्रोविजन है, ये प्रोविजन आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नंबर 1, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, अगर आप किसी कंपनी के अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, या फिर आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की यूनिट्स होल्ड करते हैं, ये 3 केस हैं। और आपने ये इंस्ट्रूमेंट्स ये सब क्या कर दिए, सेल कर दिए, लेकिन अभी भी आपका नाम कहां पे है, रजिस्टर में है। अभी भी आपका नाम क्या, सेल के बावजूद भी अभी भी आपका नाम रजिस्टर रखिए, क्योंकि जिसको आपने बेचा अभी तक उसका नाम रजिस्टर में आया नहीं, तो अभी आपका नाम है, तो आपको डिविडेंड रिसीव करने का राइट है। कब तक रहेगा ये राइट, अगर ट्रांसफरर ने जब ये सब डॉक्यूमेंट भेजे होंगे उसमें अगर लिखा होगा कि नहीं भाई भले मेरा नाम है, तो डिविडेंड किसको देना, ट्रांसफर को देना, तो ट्रांसफर को मिल जाएगा। या फिर जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके 15 डेज के अंदर ट्रांसफर क्या करता है, ट्रांसफर से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट किसको लॉन्च कर देता है, कंपनी को या म्यूचुअल फंड को या शेयर्स को लॉन्च कर देता है। तो इन 2 केसेस में डिविडेंड किसको मिल सकता है, ट्रांसफर को मिल सकता है, भले नाम किसका है, ट्रांसफरर का। लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी अगर कंपनी ने या म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड किसको दे दिया, ट्रांसफरर को दे दिया, तो कोई गलती नहीं है, कंपनी सही कर रही है। और जो ट्रांसफर को मिलता है वो ट्रांसफर होल्ड करता है इन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रस्टी। एग्जैक्टली। अच्छा, और एक और चीज याद रखिए, अगर 15 डेज के अंदर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट कंपनी के पास नहीं पहुंच पाए, कुरियर के चलते, या फिर डॉक्यूमेंट्स घूम गए, या फिर ट्रांसफर की डेथ हो गई, तो 15 डेज के टाइम को क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। दैट्स इट। उसके बाद देखिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स,
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 13 के अंदर अगर कोई नोटिफिकेशन इश्यू किया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, यार चैप्टर बहुत बड़ा है, हाँ अच्छा अभी खत्म होने वाला है क्या? ये ट्वेल्व तक खत्म नहीं, चलते जा रहे। चलिए नाउ कमोडिटी डेरिवेटिव्स। सबसे पहला सेक्शन 13 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी नोटिफिकेशन इश्यू करने की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इश्यू किया सेक्शन 13 के अंदर, क्या वो नोटिफिकेशन कमोडिटी डेरिवेटिव्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है? यस। लेकिन भले ही वो नोटिफिकेशन कमोडिटी डेरिवेटिव्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इससे उस एरिया में जो एक्चुअल कमोडिटीज में ट्रेडिंग हो रही, डिलीवरी बेस्ड, मैदा खरीदने गए, गेहूं खरीदने गए, पैसे दिए और गेहूं लिया, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ वी आर ऑन द रूल्स। कौन से रूल्स के ऊपर आ गए अपन? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, और इसके अंदर हमको सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है कौन सा रेगुलेशन? कौन सा रेगुलेशन बच्चों? रेगुलेशन 19। एक मिनट होल्ड करना, होम मिनिस्टर का फोन है। हाँ सो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन कौन सा है? रेगुलेशन नंबर 19। ये जानो 19(1), 2, 19(2)(b), उसके बाद 19(3) भी है ना, और उसके बाद एक 19(4) भी है। 4 भी है ना, मुझे भी याद नहीं, चलो एनीवे देखते हुए सब याद आता लाइन से। तो सबसे पहला 19(1). 19(1) इज कि जिस भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स क्या कराने हैं, ये सिक्योरिटीज को लिस्ट कराने हैं, उसको क्या करना है? स्टॉक एक्सचेंज को एक एप्लीकेशन देना है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। एप्लीकेशन के साथ उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं? यस, जस्ट अ मिनट। सो एप्लीकेशन के साथ व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट यू नीड टू अटैच? एमओए, पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपकी कंपनी नहीं है तो जितने टाइम के हैं उतने टाइम के आप दे दीजिए। उसके बाद पिछले 10 साल में आपने डिविडेंड या बोनस इश्यू किया, उसका रिकॉर्ड दे दीजिए। उसके बाद आपके मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं अपने डायरेक्टर के साथ, अपने कंपनी सेक्रेटरी के साथ, मैनेजर के साथ, मटेरियल सप्लायर्स के जो सप्लायर्स हैं जिनके साथ, उनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किए। देन आपके मटेरियल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, आपके जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी सारी डिटेल्स दे दीजिए। ये सारी चीजें आप इसको दे दीजिए। उसके बाद आपकी कंपनी को कोई अवार्ड्स रिकॉग्निशन मिला है, आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी कंपनी की हिस्ट्री, उसके बाद प्रोस्पेक्टस, उसके बाद आपने सेबी के साथ प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी फाइल किया, उसकी रसीद वगैरह या कोई सर्टिफिकेट है वो दे दीजिए। ये सारी चीजें आप किसके साथ दे दीजिए? स्टॉक एक्सचेंज को दे दीजिए। कब दे दीजिए? जब आप लिस्टिंग का एप्लीकेशन फाइल करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये। दूसरा, आप जब स्टॉक एक्सचेंज को अपने आर्टिकल देते हो तो आपको आर्टिकल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से बनानी होती है। अब आपके आर्टिकल में क्या, 3 चीजें आपको आर्टिकल में डालनी है। पहला, आपकी कंपनी के शेयर्स विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लीन। कंपनी शेयर्स के ऊपर कोई भी लियन एक्सरसाइज नहीं करेगी। जिस मेंबर ने एडवांस में कॉल पे किया है, जिस मेंबर ने क्या किया है, एडवांस में कॉल पे किया है, उस मेंबर को भी वोटिंग राइट्स वगैरह कब मिलेंगे? वोटिंग और डिविडेंड का राइट कब मिलेगा? जब वो कॉल एक्चुअली में क्या होगा? ड्यू होगा। एडवांस से आपको कोई विशेष अधिकार मिलने वाला नहीं है। और तीसरा, डिविडेंड, जो भी मेंबर का अनपेड डिविडेंड होता है, अनपेड डिविडेंड को कभी भी फॉरफिट नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक लॉ उस डिविडेंड को प्रोहिबिट ना कर दे। जब तक लॉ ये ना बोल दे कि इसको मत दो, तब तक हम डिविडेंड को फॉरफिट। तो ये 3 चीजें आपको कहां पे डालनी है? अपने आर्टिकल्स में डालनी है। आर्टिकल में 3 क्लॉज डालनी है, ठीक है। अब उसके बाद आर्टिकल 19(2)(b), इट्स लाइक मिनिमम पब्लिक ऑफर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी के शेयर्स जब लिस्ट होंगे तो लिस्ट होने के बाद जो आपकी कैपिटल बनेगी, जो आपकी क्या बनेगी? कैपिटल बनेगी, उसमें पब्लिक के पास कम से कम कितने शेयर्स होने चाहिए? ये सुनो बच्चों। सो लिस्ट होने के बाद आपकी कंपनी में पब्लिक के पास कितने शेयर होने चाहिए? मैंने बहुत प्यार से लिखा हुआ है इसको। यस यस, और ये हिंदी वाला देखो, ये ज्यादा अच्छा। सो ध्यान देखिए। सो लिस्ट होने के बाद आपकी कंपनी के शेयर्स के, आपकी कंपनी के पास, आपकी कंपनी में पब्लिक की शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? पब्लिक की शेयर होल्डिंग मतलब ऐसे शेयर जो प्रमोटर के पास नहीं है। तो सबसे पहला,
अगर आपकी कंपनी की पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल, सुनिएगा ध्यान से, पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल, अभी पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू या ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस। तो आपके जितने पोस्ट इश्यू में जितने शेयर्स होते हैं इश्यू के बाद, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऑफर प्राइस है, जो जिस प्राइस पे आपने पब्लिक को शेयर दिए थे। तो मान लीजिए आपके 70,000 शेयर आईपीओ के पहले थे, आपने 70,000 शेयर आईपीओ में इश्यू किए, तो पोस्ट इश्यू कैपिटल कितनी हो गई, 1,40,000 हो गई। 1,40,000 इंटू 100, अगर ऑफर प्राइस कितना था 100 करोड़, तो अगर आपकी पोस्ट इश्यू कैपिटल मान लीजिए 1600 करोड़ तक है, तो कम से कम आपके पोस्ट इश्यू के बाद 25% शेयर किसके पास होने चाहिए, पब्लिक के पास होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पोस्ट इश्यू कैपिटल अगर आपकी कितनी है 1600 करोड़ से ज्यादा है बट 4,000 करोड़ तक है ऑफर प्राइस पे, तो आप पब्लिक के पास कम से कम 400 करोड़ रुपए के शेयर्स होने चाहिए। यहां पे परसेंट नहीं है, क्या है, 400 करोड़ रुपए के शेयर्स, और ये जो शेयर्स है ये भी आप किस पे कैलकुलेट करोगे, ऑफर प्राइस पे। और तीसरा, अगर इश्यू खत्म होने के बाद आपकी जो शेयर होल्डिंग आती है, जो पोस्ट इश्यू कैपिटल आती है, मल्टीप्लाइड बाय ऑफर प्राइस कितना आता है, 4,000 करोड़ के ऊपर आता है, तो कम से कम 10% शेयर किसके पास होने चाहिए, पब्लिक के पास होने चाहिए। और सेकंड और थर्ड केस में मतलब 400 करोड़ और 10% में आपकी जिम्मेदारी है कि 3 साल के अंदर आप क्या कीजिए, 3 साल के बाद आप क्या कीजिए, 3 साल के अंदर आप क्या कीजिए, 25% पे अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग लेके आइए। मतलब प्रमोटर जो है वो मैक्सिमम कंपनी में कितने परसेंट शेयर रख सकते हैं, 75%, 25% शेयर पब्लिक के पास होनी चाहिए। सर दुष्यंत सर, कैन इट बी पॉसिबल कि कंपनी में 100% शेयर पब्लिक रख ले? इवन दिस कैन बी पॉसिबल, आईसीडीआर के अंदर ये अलाउड है, ठीक है। नाउ अब इसी का एक रिलेटेड डिस्कशन है, कंटिन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। यस, कंटिन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट इज नथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम में। कंटिन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपकी कंपनी में 25% शेयर हमेशा किसके पास होने चाहिए, पब्लिक के पास। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लिस्टिंग रेगुलेशन जो 2015 में आए थे, उसमें जिन कंपनी से मतलब उस रेगुलेशन आने के टाइम पे जिन कंपनीज ने 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव नहीं की थी, क्योंकि 2015 में ही 25% की क्राइटेरिया आई थी, 2015 के पहले जो पब्लिक शेयर होल्डिंग का रेशियो था वो 10% ही था। तो जिन कंपनीज की पब्लिक शेयर होल्डिंग 2015 के पहले 25% नहीं थी, उन कंपनीज को कितने साल का टाइम दिया गया, 3 साल का टाइम दिया गया कि आप जो अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसको कितना कीजिए, 25%, डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू करके, एम्प्लॉइज को शेयर्स देके, ऑफर फॉर सेल लाके, किसी भी तरीके से। अच्छा, अब जिस कंपनी की ऑलरेडी 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग है, जो एकदम परफेक्ट है, उसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर 25% से कम होती है तो कंपनी को 12 मंथ्स के अंदर, कितने महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग को वापस से कितना करना है, 25% करना है। ऐसा क्लियर? उसके बाद ये जो मैंने आपको ये वाला कंडीशन कहा है, जो पब्लिक शेयर इश्यू वाला, सेकंड और थर्ड, 400 करोड़ रुपए वाला और 10% वाला, इसमें अगर इसमें तो आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग कम है, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या है, 3 साल के अंदर आपको वापस से पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी करनी है, 25% करनी है। उसके बाद चौथा एक और पॉइंट याद रखना, अगर आपकी कंपनी रेजोल्यूशन प्लान में गई थी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर, तो जिस दिन आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होता है उसके 3 साल के अंदर आपको अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी में करनी है, 25%, मतलब 3 साल का आपको एग्जम्पशन है। लेकिन रेजोल्यूशन प्लान के अंदर अगर आपकी कंपनी गई थी और आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग रेजोल्यूशन प्लान के बाद तुरंत बाद 10% से क्या हो गई थी, कम हो गई थी, तो आपके पास 2 जिम्मेदारी थी। रेजोल्यूशन प्लान के 18 महीने के अंदर आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग को 10% लाना था और नेक्स्ट 18 महीने में आपको 15% ऐड करना, मतलब टोटल 3 साल में आपको 25% करना था। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक हो गया, 19.2 हो गया, 19.1 हो गया, 19.2 हो गया, 19.3 क्या है, लिस्टिंग के टाइम पे आपको कुछ प्रोमिसेस और करने होते हैं। क्या? लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर ऑफ रिग्रेट विल बी सेंट साइमल्टेनियसली। जब भी कोई ऐसी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें हम डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, हम स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे, फिर सारे जनरल मीटिंग के नोटिस हम किसको भेजेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को भेजेंगे। अपना एनुअल रिटर्न भी हम स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करेंगे। जब भी कोई नई सिक्योरिटी हम इश्यू करेंगे, हम किससे परमिशन लेंगे, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेंगे। तो ये सारी अंडरटेकिंग आपको रेगुलेशन 19(3) के अंदर
ये सारे अंडरटेकिंग आपको किसको देनी होती है, स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है। उसके बाद एक और चीज 1903 के अंदर क्या, जब भी आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई है, लिस्ट होने के बाद आपके इक्विटी शेयर लिस्ट हुए, तो अगर जो शेयर आपके लिस्ट हुए वो शेयर आप किसी भी तरीके से इश्यू करो, लिस्ट इक्विटी शेयर लिस्ट हुए, अब इक्विटी शेयर लिस्ट होने के बाद में आईपीओ लेके आऊं, एफपीओ लेके आऊं, सॉरी लिस्ट हो चुकी मतलब आईपीओ तो आ चुका है, एफपीओ लाऊं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर किसी भी थ्रू, एक बार मैंने अपनी कंपनी को आपके यहाँ पे क्या करवा लिया, लिस्ट कराने के बाद मैं जो लिस्ट हुआ शेयर है उस क्लास का शेयर मैं किसी भी तरीके से इश्यू करूं, मुझे क्या करनी है, स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लेनी है, प्लस जो शेयर मैंने लिस्ट कराया है, जो स्टॉक मैंने लिस्ट कराया, जिस क्लास का सिक्योरिटी मैंने लिस्ट कराया, उस क्लास के अलावा अगर मैं कोई दूसरी सिक्योरिटी इश्यू करूं और वो दूसरी सिक्योरिटी का इश्यू पब्लिक इश्यू है, कौन सा इश्यू है, तो भी मुझे स्टॉक एक्सचेंज की क्या लेनी है, परमिशन लेनी है। उसके बाद सस्पेंशन और विड्रॉल ऑफ एडमिशन टू द डीलिंग बाय स्टॉक एक्सचेंज। अरे कुछ नहीं भाई, अगर आपको याद हो स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकता है, 19 के अंदर मैंने जो भी आपको कंडीशन बताई, 19(1), 19(2), 93 3 तक था, अगर वो आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते, कहीं पे भी डिफॉल्ट करते हो, तो क्या स्टॉक एक्सचेंज आपके शेयर्स को सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग से? अरे हाँ, है ना, कंपनी को डायरेक्टली सस्पेंड नहीं करेगा, पहले कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, स्टॉक एक्सचेंज आपकी कंपनी के शेयर्स को सस्पेंड कर सकता है, मतलब आप बेच या खरीदो, उस शेयर की ट्रेडिंग होनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, सस्पेंशन 3 महीने तक है, कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन जो 3 महीने ज्यादा है तो कंपनी क्या कर सकती है, सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल को क्या कर सकती है, सेट को क्या कर सकती है, कंपनी अपील कर सकती है, और सेट जो भी है दोनों पार्टी से सुनने के बाद क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। कंटिन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट सेम मैंने बताया 25% वाला, ये सेम जो चीजें अभी अपन ने पढ़ी है। नाउ डी लिस्टिंग बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, सिकरा एक्ट के सेक्शन 21 में पावर थी ना स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज डिलिस्ट कर सकता है, यस और नो, सेम। अब स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से ग्राउंड पे आपको डिलिस्ट कर सकता है, पहला, अगर आपकी शेयर होल्डिंग 25%, पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% से क्या हो जाए, कम हो जाए, आपके शेयर लगातार 3 साल इनफ्रीक्वेंटली ट्रेड, लगातार कितने साल तक, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेड का मतलब क्या है, जितने शेयर लिस्टेड है उससे 10% कम ट्रेड होते हैं, उसके बाद लगातार पिछले 3 साल में क्या है बच्चों, और लगातार पिछले 3 साल में आपको लॉस भी है, प्लस आपका नेटवर्थ जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपके पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए। उसके बाद आप सेबी एक्ट डिपॉजिटरी एक्ट को कंप्लाई नहीं करते हैं, आपने अपने डायरेक्टर प्रमोटर का जो एड्रेस है वो क्या दिया है, गलत दिया हुआ, या फिर आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग से सस्पेंडेड रहे लगातार कितने महीने के लिए, 6 महीने से ज्यादा के लिए, ऐसा क्लियर, तो भी क्या हो सकता है, आपके शेयर्स को कंपल्सरी डिलिस्ट किया जा सकता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके ना। अच्छा, और ये डिलिस्ट होगा तो क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए डिलिस्टिंग का ऑर्डर आता है तो प्रमोटर जो रहते हैं कंपनी के, वो सब पब्लिक के शेयर खरीदते हैं, और एक स्टॉक एक्सचेंज से भी अगर आपको कंपल्सरी डिलिस्ट होने का कहा गया तो ये नीड टू डिलिस्ट फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, अच्छा, कंपनी खुद से भी डिलिस्ट हो सकती है, 2/3 शेयर होल्डर्स, कंपनी के 2/3 शेयर होल्डर अगर कंसेंट दे दें, प्लस कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर जो है वो क्या कर दें, शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाए, प्लस कंपनी कम से कम 3 साल के लिए लिस्टेड है, तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन डाल दो डिलिस्टिंग का और आप डिलिस्ट हो सकते हो। लेकिन ये टाइम पास है, अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, सेबी डिलिस्टिंग रेगुलेशन 2021 पढ़ेंगे, तो वहां पे अपने को क्लैरिटी आएगी। ठीक है, प्रोसीड हो गया। उसके बाद कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स, इधर देखो सेबी ने पेनल्टी इंपोज कर दी थी, जिस इंसान के खिलाफ सेबी ने पेनल्टी इंपोज की थी उस इंसान की क्या हो गई है, उस इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल टू पे ऑल द पेनल्टी। रिकवरी की प्रोसीडिंग, जो भी रिकवरी की प्रोसीडिंग है, एडजुडिकेशन की प्रोसीडिंग है, क्या वो उसके अगेंस्ट चालू रह सकती है उस इंसान के अगेंस्ट, लेकिन पेनल्टी इंपोज हुई हो तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये इंसान जो है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या ये लायबल रहेगा मरे हुए आदमी की पेनल्टी को पे करने के लिए? यस, अगर इसको जितने अमाउंट की पेनल्टी है, अगर इसने उतने के एसेट क्या किए हैं, इनहेरिट किए, तो फॉर एग्जांपल पेनल्टी अगर 10 करोड़ की है, लेकिन जो मरे हुए आदमी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको 5 करोड़ के एसेट इनहेरिट किए, तो उसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी, 5 करोड़ तक की रहेगी। इज दैट क्लियर? तो अगर सेबी ने पेनल्टी इंपोज कर दी थी किसी इंसान के मरने के पहले,
तो उस इंसान का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उस पेनल्टी के लायबल रहेगा। जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी शुरू रहेंगे। जितने के एसेट छोड़ के गया है, यस, जितने के एसेट छोड़ के गया, वो भी कब? मरने के पहले अगर सभी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पेनल्टी इंपोज कर दी थी तो। मरने के बाद, अगर मरने के बाद तुम मरे, मतलब तुम्हारे अगेंस्ट सारे क्लेम्स भी मर जाते हैं, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी लायबल एज फार एज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट इज कंसर्न। सो वी आर डन विद दिस रिवीजन। चलिए, तो ध्यान रखिएगा।